दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ ए कोहेरेंट सोर्स। उससे पहले हम बात करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन जनरली वेव्स में देखा जाता है। तो यहाँ पर दो वेव्स मान लीजिए S1 है न S2 है। अगर वो पॉइंट P पे सुपरपोजिशन होते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो होता है Y=Y1 + Y2 होता है। ठीक है। तो सुपरपोजिशन का मीनिंग अगर अब सीधे साधे भाषा में बताया जाए तो मिक्सिंग ऑफ द वेव होता है। मिक्सिंग ऑफ द वेव होता है। तो सुपरपोजिशन होने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ कंडीशन होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले देख लें सुपरपोजिशन का हमारे फिजिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। तो फिजिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैंडिंग वेव होता है और एक होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि इंटरफेरेंस का उदाहरण है। ये दोनों चीज़ें इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं। ठीक है। और एक होता है सुपरपोजिशन का ही एग्जाम्पल, वो होता है बीट। तो सुपरपोजिशन के दो एग्जाम्पल हुए, एक इंटरफेरेंस हुआ, एक बीट हुआ। इंटरफेरेंस के दो एग्जाम्पल हुए, एक स्टैंडिंग वेव हुआ, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उसके बाद हम एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। इंटरफेरेंस होने के लिए हमारा वेव का जो सोर्स होता है S1 और S2 दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। तो कोहेरेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं, तो वेव के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे F फ्रीक्वेंसी हुआ, W हुआ, टाइम हुआ, ये सब सेम होना चाहिए। दोनों जो वेव हैं कि दोनों वेव के लिए ये सेम होना चाहिए। और उन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस जो है फॉर टू वेव्स must be constant with time। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो वो इनकोहेरेंट वेव हो जाएगा। उससे आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, विजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हुए है वो कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। अगर फेज डिफरेंस मान लीजिए 0 है तो जो ऑसिलेशन का दोनों वेव जो पहुँचेंगे ऑसिलेट करते हुए वह प्लस ए एवं माइनस ए दोनों पर एक ही साथ पहुँचेंगे और मीन पोजीशन से भी वो एक ही साथ गुजरेंगे। तो इस तरह वो काम करेगा। तो आइए देखते हैं, हम दो वेव लेते हैं, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं एवं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हमने दो वेव लिया है, उसको सुपर इम्पोज कराएंगे। Y1 जो है वेव नंबर 1 है, A1 जो है एम्पलीट्यूड है, साइन kx - ओमेगा t है। पहला वेव आपका आ गया। दूसरा वेव लिखते हैं A2 Y2 = साइन kx - ओमेगा t + फाई है। यहाँ जो फाई है वो फेज डिफरेंस है। बाकी चीज़ें हम वेब चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन दोनों को सुपरपोजिशन कराते हैं तो y रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड Y1 + Y2 हो गया आपका। वेव्स को हम वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, वेव्स वेक्टर नहीं होते हैं लेकिन उसको हम वेक्टर की तरह
ऐड कर सकते हैं। जब इन चीज़ों को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें आवश्यकता पड़ेगी। A1 इन दोनों चीज़ों को वैसे ही लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, प्लस A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम साइन A प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन पहले इसको वैसे ही लिख देते हैं। ओमेगा टी हुआ इंटू जो है साइन 5 नीचे आ गया, माफ़ कीजिए। अब इसको हम शुरुआत से लिखते हैं ताकि ये गड़बड़ी ना हो। A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस A2 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब हम इसको थीटा के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ थीटा इसको, इस इक्वेशन को लाने का कोशिश करेंगे। सो हम जो ये जो साइन है, ये जो साइन है, इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं। A1 प्लस A2 कॉस 5, तो बचेगा क्या, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस A2 साइन 5 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 कॉस 5 को लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा के टर्म में लाना है, 5 को हटाना है, तो कॉस थीटा इंटू ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, और A2 साइन 5 को लिखेंगे ए साइन थीटा। तो इन दोनों को रिप्लेस करते हुए हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। इसको यहाँ डालते हैं और इसको जो है हम यहाँ डालेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ए कॉस थीटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसके बाद प्लस ए साइन थीटा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। हम थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारा बन गया। अब इन दोनों चीज़ों को निकाल के हम एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो कि वेक्टर जैसा दिखता है। वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जैसा दिखता है, A1 प्लस A2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन कॉस 5 होगा, गलती से माफ़ कर दीजिए, साइन 5 का होल स्क्वायर। थीटा थीटा करते हुए हमने इसको थीटा कर दिया, जो कि बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5।
हमारा सुपरपोजिशन आ गया, जो कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जैसा दिखता है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम टेन थीटा निकालेंगे, इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। यहाँ पर हमने इसको लिया है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं। ए साइन थीटा हुआ A2 साइन 5 बाई A1 प्लस A2 कॉस 5। तो हमने लगभग लिख दिया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना होता है और एंगल जो थीटा होता है वो इतना होता है। अब लिखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी होता है। तो हम I को लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो सारा हिसाब किताब करने के बाद हम रिजल्ट अभी लिख देते हैं। इसका डेरिवेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसका इंटेंसिटी का जो इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है, y1 प्लस y2 प्लस 2 I1 I2 कॉस 5। तो हमने दोनों चीज़ें अचीव कर ली। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी या आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। धन्यवाद।